नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को दी कड़े शब्दों में हिदायत, कहा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी भी देश को नहीं। चीन के बयान को निराधार बताते हुए अरुणाचल प्रदेश को बताया भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग। इजराइल का हमास के खिलाफ गाजा में अभियान जारी। अल शिफा अस्पताल में कार्रवाई के दौरान 200 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी की कार्रवाई। यूएन एजेंसी ने कहा जल्द ही अकाल की चपेट में आ जाएगा उत्तरी गजा। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को बनाया निशाना। जापोरिजिया शहर पर ड्रोन हमले से पहुंचा काफी नुकसान, कई लोगों के घायल होने की खबर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा नाटो देशों पर हमले की कोई योजना नहीं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा भारत के दौरे पर। अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल टूटने से हादसे में 2 पीड़ितों के शव ट्रक के मलबे से बरामद। खतरनाक स्थिति को देखते हुए तलाशी अभियान पर लगी रोक। समुद्री व्यापार को लगा बड़ा झटका। जहाज के चालक दल के सभी भारतीय सदस्य पूरी तरह सुरक्षित। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। गजा पट्टी में बीते 6 महीने से भीषण लड़ाई चल रही है। हमास के खिलाफ इजराइल के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। इजरायली सेना ने शिफा अस्पताल की घेराबंदी जारी रखते हुए अब तक कम से कम 200 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। वहीं दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई में दक्षिण लेबनान में कम से कम 9 हिजबुल्लाह लड़ाके भी मारे गए हैं। जारी लड़ाई के बीच संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगर जरूरी मानवीय सहायता नहीं पहुंची तो उत्तरी गजा जल्द ही अकाल की चपेट में आ सकता है। गाजा में आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। इस बीच इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल में 10वें दिन भी अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए दावा किया है कि घेराबंदी शुरू होने के बाद से अब तक अस्पताल में और उसके आसपास लगभग 200 आतंकियों को मार दिया गया है। इसके अलावा सेना ने बताया है कि मरीजों और चिकित्सा टीमों को चिकित्सा उपचार जारी रखने के लिए आईडीएफ द्वारा स्थापित वैकल्पिक चिकित्सा सुविधाओं में पहुंचाया गया है। वहीं खान यूनिस के अल अमल इलाके में हमास को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। वहीं इजरायली सेना की हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई बढ़ती जा रही है। दोनों पक्षों के बीच हमलों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में लेबनान के दक्षिण में 2 अलग अलग इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के कम से कम 9 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा पहले से तय अपनी अमेरिका यात्रा रद्द करने को लेकर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने कहा कि इजराइल ने गाजा के दक्षिणी शहर रहाफ के लिए सैन्य योजनाओं पर उच्च स्तरीय बैठक को पुनर्निर्धारित करने के लिए कहा है। अब हम इस बैठक को लेकर नई तारीख पर चर्चा कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय रफा को लेकर बैठक को पुनर्निर्धारित करने के लिए सहमत हो गया है। इसलिए अब हम उनके साथ एक निश्चित तारीख के लिए काम कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों के लिए काम करेगी। दूसरी तरफ अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि इजराइल और हमास के बीच बंधकों के लिए वार्ता जारी रह सकती है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने वाला संघर्ष विराम अमेरिका, इजराइल और व्यापक क्षेत्र के हित में होगा। हम नहीं मानते कि बंधक वार्ता खत्म हो गई है। हमारा मानना है कि बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास जारी रखने चाहिए। हम दोनों पक्षों के बीच मतभेदों को खत्म करने का प्रयास जारी रखेंगे क्योंकि हमारा मानना है कि बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने वाला युद्ध विराम अमेरिका, इजराइल और व्यापक क्षेत्र के हित में है। इस बीच फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि गाजा में अकाल को टालने का समय खत्म होता जा रहा है। एजेंसी ने कहा है कि अगर जरूरी मदद नहीं पहुंची तो उत्तरी गाजा
जल्द ही अकाल की चपेट में आ सकता है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक खान यूनुस में अल अमल अस्पताल के बंद हो जाने के बाद गाजा पट्टी में 36 में से केवल 10 अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हैं। उधर WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने गाजा में अस्पतालों पर हमलों को तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मरीजों, नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ये सबसे जरूरी कदम है। और भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी विदेश विभाग की टिप्पणी को अनुचित बताते हुए कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है, हमें अपने मजबूत और स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश होने पर गर्व है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव के लिए आपसी सम्मान और समझ जरूरी है और राज्यों से अन्य देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने का भी आग्रह किया जाता है। As you know that we've already yesterday India had lodged its strong objection and protest with the senior official from the US Embassy with regard to the comments made by the US State Department. The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. In India, legal processes are driven only by the rule of law. Anyone who has similar ethos, especially fellow democracies, should have no difficulty in appreciating this fact. India is proud of its independent and robust democratic institutions. We are committed to protect them from any form of undue external influences. वहीं अरुणाचल प्रदेश पर चीन द्वारा की गई बयानबाजी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन के सभी बयान निराधार हैं। अरुणाचल को लेकर भारत की नीति बेहद स्पष्ट है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा रहेगा। China may repeat its baseless claims as many times as they want. That is not going to change our position. Arunachal Pradesh was, is and will remain and always remain an integral and inalienable part of India. और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। पच्चीस महीने से जारी रूस यूक्रेन संघर्ष में यूक्रेन के कई शहरों को रूस ने निशाना बनाया है। तो वहीं यूक्रेन ने 26 हमलावर रूसी ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन खबरों को निराधार बताया है कि रूस का नाटो देशों पर हमले की कोई योजना है, लेकिन साथ ही पश्चिमी देशों को आगाह भी किया है कि अगर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की गई तो वो उसे मार गिराएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को 25 महीने हो गए हैं, लेकिन ये कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच यूक्रेन के कई शहरों को रूस लगातार निशाना बना रहा है। गुरुवार को रूस ने ड्रोन द्वारा ज़ापोरेज़िया शहर पर कई हमले किए, जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा हमले में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं यूक्रेनी सेना ने रूस के 28 हमलावर ड्रोनों में से 26 को मार गिराने का दावा किया।
हमारी किस्मत अच्छी है जो यह ड्रोन यार्ड में गिरा और हम अभी भी जिंदा हैं। परमात्मा हमारी रक्षा करे। यह बिल्कुल असहनीय है। रूस आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? हमारे लोग पीड़ित हैं और इस सब से क्या परिणाम निकलने वाला है? इनके बुरे परिणाम भुगतने होंगे। उधर दूसरी तरफ तोरज़ोक में हेलीकॉप्टर बेस का निरीक्षण करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जोर देते हुए कहा है कि रूस का किसी भी नाटो देश पर कोई इरादा नहीं है और वह पोलैंड, बाल्टिक राज्यों या चेक गणराज्य पर हमला नहीं करेगा। पुतिन ने साथ ही पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की गई तो उन्हें रूसी सेना द्वारा मार गिराया जाएगा। नाटो के साथ युद्ध करने की बात बिल्कुल बकवास है। कुछ अन्य देशों पोलैंड, बाल्टिक राज्यों पर हमला करने की संभावना भी पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। अगर वे यूक्रेन को F-16 की आपूर्ति करते हैं तो इससे युद्ध के मैदान पर स्थिति नहीं बदलेगी। हम विमान को नष्ट कर देंगे। अगर उनका उपयोग तीसरे देशों के हवाई क्षेत्रों से किया जाता है तो वे हमारे लिए जरूरी लक्ष्य बन जाते हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने देश के उत्तर पूर्व में किलेबंदी का दौरा किया। यूक्रेन ने हाल के महीनों में किलेबंदी का निर्माण तेज कर दिया है क्योंकि वह रूस के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को और अधिक रचनात्मक स्तर पर स्थानांतरित कर रहा है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने सैन्य अस्पतालों में इलाज करा रहे यूक्रेनी सैनिकों से भी मुलाकात की और उन्हें पदक से भी सम्मानित किया। मैं आज यहाँ आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और युद्ध के इन सभी वर्षों के दौरान आप रोजाना जो कर रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। यूक्रेन और हमारी संप्रभुता की रक्षा के लिए धन्यवाद। मैं आपके और आपके परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य और जीत की कामना करता हूँ। हमारा भविष्य आप पर ही निर्भर है। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा यूक्रेन युद्ध के दौरान कैदियों के साथ बर्ताव पर जारी रिपोर्ट में पाया गया है कि 2022 और 2023 में कम से कम 25 रूसी सैनिकों को युद्ध के मैदान से दूर मार गिराया गया था। इस पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूसी सैनिकों के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए रूस कीव सरकार के सभी जिम्मेदार लोगों को दंडित करेगा। कीव शासन द्वारा किए गए सभी युद्ध अपराध पूरी तरह से सामने आ गए हैं। हम इन अपराधों से अच्छी तरह परिचित थे और निश्चित रूप से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन अपराधों के पीछे शामिल लोगों को उचित सजा मिले। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा कीव के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिमित्रो कुलेबा की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच वैश्विक मुद्दों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता होगी। Ukraine-Russia conflict. We continue to encourage peaceful resolution of the conflict through dialogue and diplomacy, and remain open to engaging all ways and means that would help achieve this objective. बहरहाल काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी दोनों पक्ष संघर्ष को खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका खमियाजा मासूम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। स्पेन के ग्रैन कैनरिया द्वीप पर फंसे प्रवासियों को बचा लिया गया है। स्पेन में बचाव कर्मियों ने 2 जहाज़ों के जरिए द्वीप में फंसे प्रवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये प्रवासी ग्रैन कैनरिया से 10 मील दक्षिण में फंसे हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक बचाए गए लोगों की कुल संख्या 124 है, जिसमें 4 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल हैं। कैनरी द्वीप समूह के लिए अटलांटिक मार्ग पश्चिम अफ्रीका से यूरोपीय संघ में अनियमित प्रवास के लिए सबसे व्यस्त मार्ग माना जाता है। और वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग
गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबरें अमेरिकी महाद्वीप से। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर में एक मालवाहक जहाज के फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकराने और इसके ढह जाने के बाद जारी बचाव अभियान में स्थानीय पुलिस ने 2 पीड़ितों के शव बरामद किए हैं। फिलहाल गहरे पानी और खतरनाक परिस्थितियों को देखते हुए शवों को खोजने का अभियान रोक दिया गया है। हादसे के बाद करीब 1 दर्जन जहाज बाल्टीमोर हार्बर में अटके हुए हैं और इससे अमेरिका की आपूर्ति श्रृंखला पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जहाज के चालक दल में शामिल सभी भारतीय सुरक्षित हैं। अमेरिका के मैरीलैंड स्थित बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज मंगलवार तड़के एक बड़े जहाज से टकराने के बाद गिर गया था, जिसके बाद इस हादसे में करीब 6 लोग लापता हो गए थे। मैरीलैंड राज्य पुलिस ने गुरुवार को कहा कि 2 पीड़ितों के शव ढही संरचना के मलबे में एक ट्रक से बरामद किए गए हैं। दोनों पीड़ितों के शवों को पटास्को नदी के मुहाने से बरामद किया गया है। उधर मैरीलैंड पुलिस ने गहरे पानी और खतरनाक परिस्थितियों को देखते हुए और शवों का पता लगाने और उन्हें निकालने के प्रयासों को निलंबित कर दिया है। वाहन के चारों ओर कंक्रीट तथा मलबे की मात्रा के कारण गोताखोर अब उसके आसपास सुरक्षित रूप से नेविगेट करने या काम करने में सक्षम नहीं है। हमने इस मलबे के आसपास के क्षेत्रों में सभी खोज के प्रयास समाप्त कर दिए हैं। इस ब्रिज के ढहने से अमेरिका की आपूर्ति श्रृंखला पर संकट मंडराने की आशंका जताई जा रही है। बाल्टीमोर बंदरगाह की स्थानीय कंपनियां मालवाहक जहाजों पर माल चढ़ाने और उतारने वाले हजारों श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। हम अभी कुछ भी बेहतर नहीं भेज सकते, इसलिए निर्यात बंद कर दिया है। तो जाहिर है कि देश से बाहर जाने के लिए हम कंटेनरों में कुछ भी लोड नहीं कर सकते, क्योंकि इसे लोड करने के लिए कोई जहाज नहीं है। जहाजों का आवागमन पूरी तरह रुक गया है। अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने बाल्टीमोर पुल ढहने पर हो रही जांच को लेकर बताया कि उस समय डाली मालवाहक जहाज पर 2 पायलटों सहित 23 व्यक्ति सवार थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ढहने के कारणों की जांच में अभी भी 12 से 24 महीने लगने की उम्मीद है। अंतिम फ्रैक्चर क्रिटिकल निरीक्षण मई 2023 में हुआ था। तब यह पुल संतोषजनक स्थिति में था। मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि हमें उम्मीद है कि 12 से 24 महीने में पुल ढहने के कारणों का पता लगाने में हम सक्षम हो पाएंगे। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बाल्टीमोर ब्रिज ढहने की घटना पर जानकारी देते हुए कहा कि जहाज के चालक दल के सदस्यों में से 20 भारतीय हैं। वे सभी स्वस्थ हैं, उनमें से एक मामूली रूप से घायल है। भारतीय दूतावास जहाज पर सवार भारतीयों और स्थानीय अधिकारियों के साथ निकट संपर्क में है। Question on the Indians who were on the ship. Our information is that there are 21 crew members, of which 20 are Indians. All of them are in good shape, good health. One of them got injured slightly and needed to have some stitches. The stitches have been given and he's then gone back to the ship. Our embassy is in close touch with the Indians on board and also with local authorities in this matter. इस हादसे के बाद करीब 1 दर्जन जहाज बाल्टीमोर हार्बर में अटके हुए हैं।
रोजाना 35,000 लोग इस पुल का इस्तेमाल करते थे। इससे सालाना करीब 28 अरब डॉलर का सामान गुजरता था। यह 1977 में बनकर तैयार हुआ था। माना जा रहा है कि बाल्टीमोर पोर्ट में कामकाज बहाल करने में कई महीने लग सकते हैं। वहीं पुल के रिकंस्ट्रक्शन की बात देखी जाए तो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें $600 मिलियन का खर्च आ सकता है। और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। कल गुड फ्राइडे है और इसी दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था और इसके बाद रविवार को ईस्टर मनाया जाता है, जिस दिन प्रभु यीशु फिर से जीवित हो गए थे। नया जीवन और उमंग के प्रतीक ईस्टर की कैसी तैयारियां हैं क्रोएशिया में, देखिए इसकी खास झलक। ये नज़ारा है क्रोएशिया के कोप्रिवनिका शहर का, जहां रविवार को ईस्टर मनाने के लिए तैयारियां जोरों पे हैं। इस खास दिन को मनाने के लिए विभिन्न कलाकारों ने रंग बिरंगे और बेहद आकर्षक तरीके से अंडे के आकार के विशाल टुकड़ों को सजाया है। ईसाई धर्म में अंडे को नया जीवन और उमंग का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में ईस्टर के मौके पर इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। खास बात यह है कि अंडों के आकार के बनी इन कलाकृतियों की ऊंचाई 2 मीटर तक है। सड़कों पर इनको देखने के लिए लोगों के बीच काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। ईस्टर पर आधारित ये अंडे जीवंत और आकर्षक रंगों से सजाए गए हैं। ये काफी खास है, जो कि नाइव आर्ट से जुड़े हैं। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, जिनमें ग्रामीण गतिविधियों से लेकर मछली पकड़ने, सर्दियों और अनेक दृश्य शामिल हैं। गौरतलब है कि ईस्टर वाले दिन अंडों को विशेष रूप से सजाया जाता है। अंडों पर तरह तरह की कलाकृतियां उकेरी जाती हैं और एक दूसरे को अंडे गिफ्ट के तौर पर भी दिए जाते हैं। ये प्रदर्शनी खास है और जो मुझे विशेष रूप से पसंद है, ये इसलिए खास है कि ये ईस्टर अंडे ऐसे समय में अन्य शहरों में पहुंचे जब कोप्रिवनिका के अलावा किसी और के पास नहीं थे। ईसाई धर्म में ईस्टर का बहुत खास महत्व होता है। इस दिन को गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और वहीं 3 दिन के बाद ईस्टर के दिन वह वापस पुनर्जीवित हुए थे। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।